हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्तों, उम्मीद है झारखंड टेट की तैयारी कर रहे होंगे। इसके क्रम में आज हम लोग लेके आए हैं एसएसटी का सेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो आइए देख लेते हैं दोस्त एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। ऑप्शन ए होगा आपका पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है बुध। बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने पर जो है 88 दिन का समय लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी सही आंसर हो जाएगा बुध। बुध की बात करें दोस्तों तो यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ये पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेती है। तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेती है? तो 365 दिन। 365 दिन। ठीक, 365 दिन, 5 घंटे, 5 घंटे, ठीक, 48 मिनट, ठीक है, और 46 सेकंड का समय लगता है। 46 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी की एक उपग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रमा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, ये आकार में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है। पृथ्वी की बात करें तो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अगला है ऑप्शन संख्या बी, मंगल। मंगल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, मंगल की बात करें दोस्तों, मंगल की बात करें तो ये जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है दोस्तों? सूर्य की परिक्रमा ये जो है 687 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, कितने दिनों में? 687 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, मंगल की बात करें दोस्तों आगे, तो मंगल जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, दूसरा कौन सा है? मंगल। पहला कौन है? पहला क्या है दोस्तों? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? मंगल है। इसको ध्यान रखेंगे। मंगल के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? पहला है डिमोस और दूसरा है फबोस। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। डिमोस और फबोस है। वही बात करते हैं दोस्तों, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम क्या है? नाम है ओलिपस मेसी। ठीक है, क्या नाम है इसका? ओलिपस मेसी। ठीक है, ये सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है, ओलिपस मेसी। वही बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत मंगल पे ही पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत की बात करें तो मंगल पे पाया जाता है। इसका क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है निक्स ओलंपिया। ठीक है, इसका क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मंगलयान जो है प्रथम कब लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान प्रथम की बात करें तो इसरो के द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। वही बात करें तो किससे प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड के सबसे ऊंचा शिखर है? तो इनमें से बताइए कौन सा जो है शिखर जो है झारखंड के सबसे ऊंची शिखर है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गिरनार, ऑप्शन बी हो जाएगा अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा कटंगा और ऑप्शन डी हो जाएगा पारसनाथ। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी पारसनाथ। आइए देख लेते हैं पारसनाथ। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरे का पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी की बात करें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, झारखंड स्पेशल से प्रश्न है। तो देखिए पारसनाथ पहाड़ी की बात करें तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है, झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, एक पहाड़ी की श्रृंखला है पारसनाथ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इन श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है तो बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई की। ये 1300 कितना है? तो 1365 मीटर ऊंचा है। 1365 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पारसनाथ की पहाड़ी कितना मीटर ऊंचा है? तो 1365 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसका नाम की बात करें दोस्तों, इसका पारसनाथ नाम क्यों पड़ा? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे 23वें तीर्थंकर दोस्तों? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ के नाम पे जो है पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। ठीक है, ये जैनों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी की बात करें तो ये जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, और जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सामेत शिखर भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामेत शिखर भी कहते हैं। सामेत शिखर कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि सामेत शिखर किसे कहते हैं? तो पारसनाथ पहाड़ी को सामेत शिखर कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। वहीं आपसे गिरनार पर्वत की बात करें तो गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? हमें बताइए। गिरनार की पहाड़ी की बात करें, उसके बाद अनाईमुड़ी पहाड़ी की बात करें, अनाईमुड़ी पहाड़ी की बात करें दोस्तों कहाँ स्थित है? अब बताइए उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी की बात करें हम लोग, नंदा देवी कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ठीक है, वही महेंद्रगिरी की बात करें तो महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? ठीक है, हमें बताइए। तो बात करते हैं दोस्तों गिरनार पहाड़ी की बात करें तो गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। ठीक है, वही अनाईमुड़ी की बात करें तो अनाईमुड़ी पहाड़ी केरल जिला में स्थित है। केरल में इडुक्की एक स्थान है, दोस्तों यहाँ पे केरल में यहाँ स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। नंदा देवी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। वही महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों हमें बताइए कि हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी और ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो बताइए दोस्तों कि हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं हुक्का जलप्रपात की। हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी न्यूजीलैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी न्यूजीलैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हुक्का जलप्रपात कहाँ स्थित है? हुक्का जलप्रपात जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। आगे देख लेते हैं कुछ जलप्रपात हैं, जैसे एक तरफ लिख लेते हैं जलप्रपात। ठीक, दूसरा है देश, किस देश में पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों। बात करते हैं हुक्का जलप्रपात, पहले ही देख लेते हैं हुक्का जलप्रपात। अभी हम पढ़े हैं हुक्का जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक, वहीं आपसे बात करें दोस्तों, अगला है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, प्रपात
ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अमेरिका प्लस कनाडा, कनाडा की सीमा पे पाया जाता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं जोग जलप्रपात, जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात की बात करें, जोग जलप्रपात, ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो कहाँ पाया जाता है? ये जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो यहाँ से प्रश्न बनता है, एंजिल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? एंजिल जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? एंजिल जलप्रपात की बात करें तो कहाँ पाया जाता है? एंजिल जलप्रपात, ठीक है। एंजिल जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखने, वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जलप्रपात प्रश्न यहाँ से बनता है। प्रश्न पूछेगा हुक्का जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पाया जाता है। जोग जलप्रपात की बात करें तो ये भारत में पाया जाता है। वहीं आपका विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। एंजिल जलप्रपात की बात करें तो वेनेजुएला में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा। संख्या चौथा है दोस्तों कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, या गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? बताइए हमें, गरबा कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात का है, ऑप्शन बी केरल का है, और ऑप्शन सी हरियाणा का है, और ऑप्शन डी पंजाब का है। तो बताइए दोस्तों, गरबा नृत्य की बात करें तो किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी पंजाब। बताइए कहाँ का है गरबा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गरबा कहाँ का नृत्य है। गरबा की बात करें दोस्तों तो गरबा गुजरात का नृत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए गुजरात। ठीक है, वहीं आपसे बताइए दोस्तों, तो केरल में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? या मोहिनीअट्टम बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नृत्य जो जानते हैं दोस्तों कि 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं? आइए इसको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं मोहिनीअट्टम। ठीक है, पहला देख लेते हैं मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम। वहीं आपसे देख लेते हैं कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है हमें बताइएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ का है? ठीक, आगे देख लेते हैं। अगला है हम लोग का, अगला कौन सा रहेगा? भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? उसके बाद होगा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? ठीक, अगला है ओडिसी नृत्य कहाँ का है? ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? कथक नृत्य कौन सा है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और नृत्य है दोस्तों, कौन है? एक और नृत्य है कुचिपुड़ी, हो गया आपका सत्रिया डांस। ठीक है, सत्रिया नृत्य। ठीक है, सत्रिया नृत्य कहाँ किया जाता है? ये 8 जो है हम लोग का शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए देख लेते हैं, बात करते हैं मोहिनीअट्टम और कथकली। तो ये कहाँ का नृत्य है? तो ये जो है केरल का नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये कहाँ का? आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है। ठीक, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, उसके बाद मणिपुर, नाम से ही पता चल जा रहा है दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। ठीक है, उड़ीसी नृत्य कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में किया जाता है। कथक की बात करें तो कथक हम लोग का उत्तर पूर्वी भारत, या कह सकते हैं एक तरह से उत्तर प्रदेश में किया जाता है, या उत्तर भारत में। ठीक है, सत्रिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सत्रिया कहाँ का नृत्य है? सत्रिया जो है असम का नृत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हम लोग का 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हुए, कौन कौन से हुए? पहला हो गया मोहिनीअट्टम और कथकली, ये केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम और तमिलनाडु। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में,
और मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर में, ओडिसी नृत्य उड़ीसा में, कथक जो है उत्तर प्रदेश या उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है। उसके बाद जो सत्रिय नृत्य की बात करें तो असम में किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग का था 8 क्लास का नृत्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 5वां रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5वां है दोस्तों, हरशंकर भट्टाचार्य किससे संबंधित है? हरशंकर भट्टाचार्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सारंगी वादक से, ठीक है, दूसरा संतूर वादक से, फिर तीसरा सितार वादक से, फिर चौथा हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वायलिन वादक से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5वां है दोस्तों कि हरशंकर भट्टाचार्य की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सारंगी वादन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका संतूर वादन, ऑप्शन सी हो जाएगा सितार वादन और ऑप्शन डी हो जाएगा वायलिन वादन। ठीक है, किससे संबंधित है? हरशंकर भट्टाचार्य। हरशंकर भट्टाचार्य की बात करें तो ये सितार वादक से संबंधित है। तो 5वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका किससे संबंधित है? हरशंकर भट्टाचार्य किससे संबंधित है दोस्तों? ये आपका सितार वादक से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां का सी। ठीक है, सितार वादक, सितार वादन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सितार वादन से संबंधित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है उनके वादक हैं। आइए इसको देख लेते हैं। सितार वादक में कौन कौन है जो सितार बजाते हैं? पहला हो जाएंगे उमाशंकर मिश्र। ठीक है, उमाशंकर मिश्र। ठीक है, ये क्या बताते हैं? ये भी जो है सितार वादक हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है? उसके बाद है आपका पंडित रविशंकर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। उसके बाद कौन हो जाएगा? लियाकत खान। ठीक है, लियाकत खान, ये भी जो है सितार वादक हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका संतूर वादक देख लेते हैं। संतूर वादक कौन कौन है? कौन कौन जो है संतूर बजाते हैं? भजन सुपारा, ध्यान रखेंगे, भजन सुपेरा। ठीक है, भजन सुपेरा ये जो है संतूर वादक हैं। उसके बाद एक और है पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, ये भी जो है क्या है? संतूर वादक हैं। ठीक है, सितार वादक कौन कौन से? उमाशंकर मिश्र हो गए, पंडित रविशंकर होंगे, लियाकत खान हो गए। उसके बाद वही देख लेते हैं संतूर वादक में तो भजन सोपरा, उसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा, ये जो है संतूर वादक हैं। आगे देख लेते हैं सारंगी वादक। ठीक है, सारंगी वादक कौन कौन से हैं जो सारंगी बजाते हैं? ठीक है, सारंगी वादक कौन कौन है जो है सारंगी बजाते हैं? कुसर खान। ठीक है, शकूर खान, आप ही चाहेंगे शकूर खान, ये भी जो है आपका सारंगी वादक है। उसके बाद है पंडित राग नारायण। ठीक है, ये जो है संतूर वादक है, सारंगी वादन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वायलिन की बात करें दोस्तों, वायलिन वादक में कौन कौन है? तो वायलिन वादन में देख लेते हैं। वायलिन वादन में कौन कौन है? वायलिन वादन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। MS गोपाल कृष्णन। कौन है? MS गोपाल कृष्णन। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन है दोस्तों? तो TN कृष्णन। कृष्णन से याद रखिएगा दोस्तों। वायलिन वादक कौन कौन है? MS गोपाल, उसके कृष्णन, उसके बाद हो जाएगा TN कृष्णन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 6वां है दोस्तों कि झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल फेस्टिवल किस ऋतु में मनाया जाता है? किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन बी शरद ऋतु में मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, कि ऑप्शन डी हो जाएगा शीत ऋतु में मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, झारखंड स्पेशल का प्रश्न है ये कि झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए बसंत ऋतु। ऑप्शन संख्या 6वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। किस ऋतु में मनाया जाता है? आपका बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड का सरहुल त्योहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरहुल पर्व। ठीक है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो बसंत के जो है ऋतु में, बसंत ऋतु में मनाया जाता है सरहुल पर्व। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पर्व है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद है। पहले हम देख लेते हैं गुड़ी पर्व कहाँ मनाया जाता है।
देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका गुड़ी, गुड़ी पड़वा पर्व कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वहीं देख लेते हैं, गुड़ी पड़वा हो गया। चाप चार फूट की बात करें हम लोग, चाप चार फूट इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है, अगला क्या हम लोग का है, अगला हम लोग का हार्नबिल फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, अगला है नुआखाई, नुआखाई पर्व, नुआखाई पर्व। साथ ही साथ इसके नुआखाई पर्व, उसके साथ जो है कौन सा त्यौहार, रज पर्व, रज पर्व की बात करें, रज पर्व, ठीक। साथ ही साथ इसके और कौन सा त्यौहार है, एक है रथ यात्रा, रथ यात्रा इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ओणम कहाँ मनाया जाता है, ओणम, ठीक है। ओणम कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, ओणम की बात कर ले। साथ ही साथ पोंगल और थाईपुसम की बात करें हम लोग, पोंगल प्लस थाईपुसम, थाईपुसम की बात करें तो ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है एक जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है एक महत्वपूर्ण त्यौहार है हरेली, हरेली की बात करें दोस्तों, हरेली कहाँ का प्रमुख त्यौहार है, हरेली, ठीक है। हरेली के बाद एक और इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे, मांडू त्यौहार, मांडू त्यौहार की बात करें हम लोग, मांडू त्यौहार, मांडू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, उसको हम लोग दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं। बात करते हैं गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा की बात करें हम लोग दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। चार फुट की बात करें दोस्तों, तो चार फुट कहाँ मनाया जाता है, ये जो है आपका मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है, मिजोरम में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हार्नबिल फेस्टिवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। नुआखाई पर्व और रज पर्व, उसके बाद रथ यात्रा, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है, नुआखाई पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, या रज पर्व की बात करें या रथ यात्रा की बात करें, ये जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। ओणम की बात करें तो ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, ठीक है। वही आपका पोंगल की बात करें और थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम और थाईपुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। हरेली की बात करें, अभी मैं बताएंगे दोस्तों, हरेली कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। और मांडू त्यौहार की बात करें हम दोस्तों, तो मांडू त्यौहार गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, मरु महोत्सव की बात करें, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव आपका राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7वां, प्रश्न संख्या 7वां है दोस्तों कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की चित्रकला है, ठीक है। वर्ली चित्रकला से संबंधित प्रश्न हम लोग का है दोस्तों कि वर्ली चित्रकला किस राज्य की चित्रकला है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मिजोरम, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो बात करते हैं वर्ली चित्रकला की, तो वर्ली चित्रकला किस राज्य का क्या है, चित्रकला है, ठीक है। वर्ली चित्रकला भारत के किस चित्रकला है, ठीक है। मणिपुर का है, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र का है, ऑप्शन सी मिजोरम का है, ऑप्शन डी कर्नाटक का है। तो बताइए दोस्तों, वर्ली चित्रकला जो है भारत के किस राज्य की चित्रकला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का आपका जो है वर्ली चित्रकला जो है चित्रकला है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कुछ, इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 7वां का जो है राइट आंसर हो जाएगा वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला, ठीक है। चित्रकला, वर्ली चित्रकला कहाँ का है, तो वर्ली चित्रकला की बात करें दोस्तों तो ये जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वर्ली चित्रकला पूछता है तो किस राज्य का चित्रकला है, तो महाराष्ट्र का है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो है राज्य के उनके चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वर्ली हो गया, वर्ली चित्रकला कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। उसके बाद मधुबनी चित्रकला की बात करें, मधुबनी चित्रकला, ठीक है, चित्रकला की बात करें तो ये कहाँ का है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हम लोग का मारमुकली, ठीक है। मार्गो क्या होता है, मार्गो
मकली, ठीक है, मार्गो मकली चित्रकला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। साउथ भारत में है, ठीक है, दक्षिण भारत में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्दोपिटिया चित्रकला, ठीक है, जर्दो क्या है, जर्दोपटिया, जर्दोपटिया, जर्दोपटिया चित्रकला, जर्दोपटिया चित्रकला ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, अगला हम लोग का क्या है, पट चित्रकला इंपॉर्टेंट है। पट चित्रकला, पट चित्रकला कहाँ का है, चित्रकला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हम लोग का चिकनकारी कढ़ाई, चिकनकारी, चिकनकारी, ठीक है, ये कहाँ का है, चिकनकारी कढ़ाई कपड़े पे की जाती है दोस्तों, ये कहाँ का है, किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हम लोग का मधुबनी चित्रकला की बात करें तो ये कहाँ हम लोग को पाया जाता है, ये जो अपने बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। और मार्मिक कली चित्रकला की बात करें दोस्तों, ये आपका केरल में मनाया जाता है, ठीक है, ये केरल का चित्रकला है, ठीक है। जर्दोपटिया चित्रकला की बात करें दोस्तों, जर्दोपटिया चित्रकला ये झारखंड में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कहाँ मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। जर्दोपटिया चित्रकला झारखंड में मनाया जाता है। वही पटचित्र की बात करें हम लोग तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। वही चिकनकारी कढ़ाई की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मनाया जाता है, ठीक है, लखनऊ का ये चित्रकला है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, वर्ली चित्रकला की बात करें हम लोग तो वर्ली जो है महाराष्ट्र का लोक कला है, ठीक है। वहीं जो है मधुबनी की बात करें तो बिहार का है, और मार्मोम कली की बात करें तो ये केरल का है। उसके बाद जर्दोपटिया चित्रकला की बात करें तो ये झारखंड का है। कोई पट चित्रकला की बात करें तो ये उड़ीसा का है, और चिकनकारी कढ़ाई की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जो है कला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है प्रश्न संख्या 8वां, प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है, कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए हो जाएगा काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, दूसरा हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा हो जाएगा बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन हो जाएगा बताइए, भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ऑप्शन बी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन सी बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन डी हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां का ए, काबुल लमजाओ, ठीक है, नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका मणिपुर में स्थित है, ठीक है, मणिपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा पार्क है जो है पानी में तैरता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए देख लेते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें। आगे देख लेते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क हम लिख लेते हैं शॉर्टकट में एनपी, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। साथ ही साथ बालपक्रम, ठीक है, बालपक्रम नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है दोस्तों हमें बताइएगा। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगला है गिर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट रहेगा, गिर नेशनल पार्क की बात करें इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगला रहेगा हम लोग का मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मानस की बात करें वहीं हम लोग मानस हो गया, या मानस नेशनल पार्क हो गया, या हम लोग का काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा हो गया, या इसका हो गया डिब्रू साइखोवा हो गया, ठीक है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, नामेरी हो गया नेशनल पार्क, या ओरांग नेशनल पार्क हो गया दोस्तों। ये कहाँ स्थित है हमें बताइएगा, ठीक है। जिस ओरांग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओरांग को राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राजीव
गांधी नेशनल पार्क इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओरांग को ही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, साथ ही साथ बुस्का, बुस्का, बुस्का की बात करें हम लोग, बुस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, टाइगर रिजर्व है, इसे ध्यान रखेंगे, टाइगर रिजर्व, रिजर्व कहाँ स्थित है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। नागारोल और बालपक्रम की बात करें तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो है आपका मेघालय में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों कहाँ स्थित है, ये आपका मेघालय में स्थित है, ठीक है, मेघालय में स्थित है नागारोल और बालपक्रम। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे जो है ये बब्बर शेर पाए जाते हैं, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में बब्बर शेर पाए जाते हैं। यह कहाँ स्थित है, ये जो है गिर कहाँ स्थित है, गिर आपका है, गिर आपका कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें तो आपका ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। मानस इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा जहाँ एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, काजीरंगा ये कहाँ स्थित है, असम में है। डिब्रू साइखोवा ये भी असम में है, ठीक है, ध्यान रखिए। नामेरी ये भी जो है असम में है। ओरांग ये भी आपका असम में है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ स्थित है, तो ये सारे के सारे जो है असम में स्थित है, ठीक है। वही बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, ये आपका कहाँ स्थित है, तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान। कहते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ से। सरिस्का क्या है, ये आपका टाइगर रिजर्व है, यहाँ से इसको दर्शाते हैं टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला की बात करें, ये भितरकर्णिका नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भितरकर्णिका नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भितरकर्णिका कहाँ स्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपका नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ इसको पढ़ेंगे दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद ही कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण है। मौलिंग पूछता है दोस्तों। मौलिंग क्या है आपका, नेशनल पार्क। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसके कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। साथ ही साथ इसके दोस्तों एक और है आपका पक्के टाइगर रिजर्व, ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कौन कौन से, नामदफा हो गया, नहीं नामदफा तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं, आइए इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। सरिस्का की बात करें, सरिस्का कहाँ स्थित है, तो सरिस्का आपका जो है राजस्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भितरकर्णिका नेशनल पार्क की बात करें हम लोग, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। नामदफा की बात करें दोस्तों, तो नामदफा कहाँ स्थित है, नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही वाल्मीकि की बात करें तो आपका कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। मौलिंग, कमलांग और पक्के टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, ये कहाँ स्थित है आपका, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये तीनों, आपका तीनों कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए कुछ और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट आएंगे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है नेशनल पार्क है, आइए उसको देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें, या हम लोग किसकी बात करें, या हम लोग कन्हा की बात करें, कन्हा टाइगर रिजर्व की बात करें, ये कहाँ स्थित है। उसके बाद बात करते हैं सतपुड़ा की बात करें, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग पन्ना की बात करें, पन्ना कहाँ स्थित है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। या पेज टाइगर रिजर्व की बात करें, कहाँ स्थित है, ठीक है। या कुन्हो की बात करें, कुन्हो टाइगर रिजर्व की बात करें, कहाँ स्थित है। ये सारे के सारे जो है कहाँ स्थित है आपका, ये सारे के सारे आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या, हम लोग 9वां पे चलते हैं। 9वां प्रश्न हम लोग का है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है।
प्रश्न संख्या 9 हम लोग का है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? ऑप्शन ए की बात करें तो 1973 ईस्वी में होती है, कि ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में होता है, कि ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी 1992 में, कि ऑप्शन डी 1996 ईस्वी में। ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है, 100% यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आइए देख लेते हैं पहले प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें दोस्तों तो ये कब शुरुआत होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1973 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1900 कब हो जाएगा? 1973 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें दोस्तों, ये कब होता है? 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए संबंधित है? ये बाघ संरक्षण के लिए संबंधित है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया था बाघ संरक्षण के लिए। ठीक है, किसके संरक्षण के लिए? बाघ संरक्षण से संबंधित है। टाइगर प्रोजेक्ट नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, बाघों के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस नेशनल पार्क में होती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो कहाँ होता है दोस्तों शुरुआत इसकी? तो ये होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये दोस्तों? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग शेर प्रोजेक्ट की बात करें। शेर प्रोजेक्ट की बात करें, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। शेर प्रोजेक्ट पहला रहेगा हम लोग का शेर प्रोजेक्ट कब आता है? ठीक है, वही आपसे बात कर लेते हैं दोस्तों। शेर प्रोजेक्ट की बात करें, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट घड़ियाल या घड़ियाल प्रोजेक्ट या घड़ियाल प्रोजेक्ट की बात करें। वही आपसे बात करें दोस्तों, अगला हम लोग का रहेगा प्रोजेक्ट गेंडा या गेंडा प्रोजेक्ट की बात करें। वही आपसे साफ पूछ रहे दोस्तों, हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब शुरुआत होता है? वही आपसे पूछते दोस्तों कि प्रोजेक्ट हाथी कब शुरुआत होता है? हाथी प्रोजेक्ट की बात करें, हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू होता है? ठीक है, साथ ही साथ पूछ रहे दोस्तों कि जो है आपका रेड पांडा प्रोजेक्ट कब शुरू होता है? रेड पांडा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब होती है? तो आइए देख लेते हैं। शेर प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों तो 1972 ईस्वी में शुरुआत होता है। कब होता है? 1972 ईस्वी में इसकी शुरुआत होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही आपसे घड़ियाल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो जिसे हम लोग एलिगेटर कहते हैं, तो 1975 ईस्वी में शुरुआत होता है। कब होता है? 1975 ईस्वी में शुरुआत होता है घड़ियाल प्रोजेक्ट का। ठीक है, गेंडा प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों, गेंडा प्रोजेक्ट की बात करें तो 1987 ईस्वी में शुरुआत होता है। ठीक है, 1987 ईस्वी में शुरुआत होता है गेंडा प्रोजेक्ट की। ठीक है, वही हिम तेंदुआ की बात करें तो ये भी जो है 1987 ईस्वी में इसकी भी शुरुआत होती है। हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो 1992 ईस्वी में इसका जो है शुरुआत होता है। कब होता है? 1992 ईस्वी में हाथी प्रोजेक्ट आता है। ठीक है, वही रेड पांडा की बात करें तो रेड पांडा 1900 कब आता है? 1996 ईस्वी में रेड पांडा आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। शेर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1972 ईस्वी में आता है। घड़ियाल प्रोजेक्ट की बात करें तो 1975 ईस्वी में आता है। गेंडा प्रोजेक्ट की बात करें तो 1987 ईस्वी में आता है। वही हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट की बात करें तो 1987 ईस्वी में आता है। और हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो 1992 में आता है। रेड पांडा प्रोजेक्ट की बात करें हम लोग तो 1996 ईस्वी में आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है। प्रश्न संख्या 10वां पर्यावरण से संबंधित है। ये भी प्रश्न क्या था? पर्यावरण से ही संबंधित था। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है दोस्तों, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? ठीक है, या कहने का तात्पर्य दोस्तों कि किससे जो है चिपको आंदोलन संबंधित था? किससे चिपको आंदोलन संबंधित था? आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई,
और ऑप्शन सी हो जाएगा मेधा पाटकर और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका N.K. बनर्जी। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किसके बल मिलता है? तो चिपको आंदोलन की बात करें दोस्तों, इसका जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या प्रश्न संख्या 10वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बहुगुणा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुगुणा। ठीक है, बहुगुणा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये चिपको आंदोलन क्यों चला था दोस्तों? तो चिपको आंदोलन चला था किसके लिए? तो पर्यावरण रक्षा के लिए चला था। पर्यावरण को बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। उत्तराखंड के किस राज्य से शुरू होता है दोस्तों? उत्तराखंड के राज्य से शुरू होता है। इसमें क्या होता है, किसानों जब वृक्ष को काटा जा रहा था तो उसको विरोध में ये जो है चिपको आंदोलन शुरुआत होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब पेड़ों की कटाई होती थी तो वहाँ पे जो महिलाएं थी वो पेड़ों पे या पुरुष थे जाकर पेड़ों से लिपट जाते थे। ठीक है, इसके लिए ही चिपको आंदोलन शुरुआत होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका जो है चिपको आंदोलन के बारे में कुछ देख लेते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन दोस्तों ये टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था। बिहार में जो टीचर का एग्जाम हुआ है दोस्तों, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं चिपको आंदोलन। ये 1973 में होता है। 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, किस राज्य से शुरू होती है? राज्य आपसे पूछ दे तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य से शुरुआत होता है। जिला कौन सा हो जाएगा? गढ़वाल। गढ़वाल जिला से शुरुआत होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं इसके नेतृत्व तो कौन कौन कर रहे थे? तो गौरी चंडी भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे? गौरी कौन थी? गौरी चंडी भट्ट साथ ही साथ कौन थी? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा थी। ठीक है, ये जो है नेतृत्व कर रहे थे। चंडी देवी भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया जा रहा था। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है आंदोलन चले थे पर्यावरण से संबंधित या जंगल बचाने से संबंधित। आइए उसको देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन कब चला था दोस्तों? जंगल बचाओ आंदोलन की बात करें, वहीं आपसे बात करें दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? जंगल बचाओ आंदोलन की बात करें दोस्तों तो ये जो है बिहार में चलाया गया था। बिहार के किस क्षेत्र में? सिंहभूमि जिले में। बिहार के सिंहभूमि जिले में। ठीक है, सिंहभूमि जिले में चलाया गया था। ठीक है, किसके लिए चलाया गया था? तो दोस्तों इसके लिए चलाया गया था, ये जो है आदिवासियों के द्वारा चलाया गया था जंगल संरक्षण के लिए। आदिवासियों के द्वारा ये चलाया गया था आंदोलन था। आदिवासियों के लिए चलाया गया था जंगल संरक्षण। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें दोस्तों, ये कब शुरुआत होती है? ये 1985 ईस्वी में शुरुआत होता है। कब होता है? 1985 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। वहीं आपसे बात करें दोस्तों जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब होता है? तो 1980 ईस्वी में चलता है। ठीक है, 1980 ईस्वी में चलता है। बिहार के सिंहभूमि क्षेत्र में ये चला है। ठीक है, आदिवासियों के द्वारा संरक्षण किया जाता था, इसके लिए चला है। ठीक है, नर्मदा बचाओ की बात करें तो ये जो है 1985 ईस्वी में चलता है। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों? तो 3 लोग थे। कौन कौन थे? मेधा पाटकर। पहले थी मेधा पाटकर के साथ साथ कौन थे? बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाबा आमटे। ठीक है, उसके बाद कौन थी? उसके बाद थी अरुंधति राय। ठीक है, ध्यान रखेंगे अरुंधति राय। ये नर्मदा बचाओ संबंधित थी। ठीक है, नर्मदा जो बांध बनाए जा रहे थे उसी के में लोग क्या किए थे? विरोध किए थे। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ अधिनियम से अगर प्रश्न पूछे दोस्तों, तीनों लोगों का नाम ध्यान रखेंगे, मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय का। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, रेड डाटा बुक संबंधित है या सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में कौन कौन सम्मिलित होते हैं?
ऑप्शन ए हो जाएगा आपका विलुप्त हो रहे जीव, ऑप्शन बी हो जाएगा सुवेद जीव, ऑप्शन सी हो जाएगा आपत्तिग्रस्त जीव और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से सभी। बात करते हैं रेड डाटा बुक की, ठीक है। आइए देख लेते हैं रेड डाटा बुक की, हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए दोस्तों, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। और रेड डाटा बुक में कौन कौन से जो है कैटेगरी बनी जाती है जिसमें विलुप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। ये सभी, ठीक है। बात करते हैं रेड डाटा बुक में क्या होता है। रेड डाटा बुक की बात करें दोस्तों, पहली बात रेड डाटा बुक की बात करें तो इसकी जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। जब जारी पूछेगा रेड डाटा बुक, जारी किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। IUCN के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। कब से जारी किया जाने लगा है दोस्तों, तो ये 1900 किससे, कब से, 1964 ईस्वी से ये जारी किया जाना शुरू हो गया, ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि रेड डाटा बुक कब से जारी किया जाने लगा, तो 1964 से रेड डाटा बुक जारी किया जाने लगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से कैटेगरी है, तो इसमें जो है संकट लुप्त, ठीक है, जो ऑप्शन में है ना तीनों, यही आपका तीनों जो है विलुप्त हो रहे जीव, सुवेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव, ये तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। वही IUCN की बात करें दोस्तों, IUCN की बात करें, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में होती है। 1948 ईस्वी में क्या होता है, इसका स्थापना होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, कहाँ स्थित है दोस्तों, मार्क्स में है, ठीक है। मार्क्स का आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है मार्क्स। यहाँ से प्रश्न बनता है कि IUCN के मुख्यालय कहाँ स्थित है, मार्क्स में स्थित है, और मार्क्स कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। ये हमारा था प्रश्न संख्या 11 का, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, संकटग्रस्त। अगला है प्रश्न संख्या 12, 1 मिनट दिए दोस्तों। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन बी भारत में पाया जाता है, ऑप्शन सी चीन में पाया जाता है और ऑप्शन डी ब्राजील में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये जो है चीन में पाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, चीन में पाया जाता है, ठीक है। चीन में पाया जाता है दैत्याकार पांडा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है, WWF का आशय क्या है। यह कहने तात्पर्य है दोस्तों, WWF का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड फंड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ल्ड फार्म फंड हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका वर्ल्ड लाइफ फंड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा वर्ल्ड वॉच फंड हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है। WWF की बात करें इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। ये कब स्थापना किया गया था इसका, WWF की स्थापना की बात करें तो IUCN की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, तो 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में IUCN की स्थापना की गई थी, ठीक है। IUCN की स्थापना, माफी चाहेंगे दोस्तों, IUCN की स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी मैं बताइएगा। IUCN की स्थापना कब की गई थी, 1948 ईस्वी में IUCN की स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 1948 ईस्वी में IUCN की स्थापना की गई थी और IUCN की मदद से इसकी स्थापना WWF की स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, तो 1962 ईस्वी में जो है 1962 ईस्वी में वर्ल्ड लाइफ फंड की स्थापना की गई थी, ठीक है।
इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। दोस्त, हम लोग का प्रश्न यही समाप्त होता है। दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।